नवाबी शहर अजीमाबाद की गलियां, चमेली की खुशबू और गजलों की सदाएं कुछ यूं सुनाती हैं जैसे हर मोड़ पर एक दास्तान बसी हो। इन्हीं गलियों में एक 18 साल की लड़की लैला, जो फूल बेचती है, अपनी खूबसूरती का आग लिए और आंखों में समुद्र सी गहराई लिए बाजार में गुलाब बेचती है। लैला के फूलों में अजीब सी जादुई ताकत है। जो भी उसका गुलाब खरीदता है, उसकी मुराद पूरी होती है। लेकिन साथ ही कोई न कोई पुराना रहस्य उजागर भी हो जाता है। दूसरी तरफ 20 साल का आसिफ, जो बचपन में ही अनाथ हो गया था, मस्जिद के इमाम की मदद से अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है। एक रोज उसकी बहन को बहुत तेज बुखार हो जाता है। बुखार उतर ही नहीं रहा होता। आसिफ परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे लैला के मुराद वाले फूल की बात याद आती है। वो झट से बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बारिश की उस शाम आसिफ लैला के स्टॉल पर पहुंचता है। वो लैला को अपनी बहन की तबीयत के बारे में सब कुछ बताता है और दुआ के लिए एक गुलाब लेने की बात करता है। लैला मुस्कुराते हुए उसे गुलाब तो देती है, लेकिन एक शर्त भी लगाती है, इसे तभी चढ़ाना जब चांद निकल आए। उस रात आसिफ ने वैसा ही किया। जैसे ही चांद निकला, उसने गुलाब को चढ़ाया। उसकी बहन का बुखार वाकई में उतर गया, लेकिन रात के तीसरे पहर वो नींद में ही चीखने लगती है। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, वो लड़की, उसके हाथों पर खून है। आसिफ घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन मन में सवालों का तूफान उठ चुका होता है। फिर वो सो जाती है, मगर उसकी बहन के मुंह से निकले हुए शब्द आसिफ के कानों में लगातार गूंजते रहते हैं। उसकी नींदें उड़ चुकी थीं। वो बेचैन था। फिर उसने सोचा, आखिर लैला ये फूल कहाँ से लेकर आती है, देखना पड़ेगा। आसिफ को शक होने लगता है। अगली ही शाम वह चुपचाप लैला का पीछा करता है। लैला अंधेरे में शहर के बाहर की ओर जाती है और एक टूटे हुए वीरान मकबरे में जाकर गायब हो जाती है। आसिफ भी धीरे से पीछे पीछे मकबरे के अंदर जाता है। अंदर का नजारा उसे चौंका देता है। लैला एक पुरानी कब्र के सामने बैठी रो रही होती है। उस कब्र पर लिखा होता है, यहाँ सोई है नवाब सलीम की बेटी जैनब, जिसे शैतानी इल्म ने लीन लिया। आसिफ के होश उड़ जाते हैं। वह सोच में पड़ जाता है, लैला का असली नाम भी तो जैनब है। ये सोचते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त लैला मुड़ती है और आसिफ को देख लेती है। वह गुस्से में भरकर उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है, इस रहस्य को अगर किसी से कहा तो तेरी बहन की मौत तय है। ये सुनकर आसिफ घबरा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसी रात आसिफ के घर पर 3 अजीब लोग आते हैं। उन्होंने काली चादरें ओढ़ रखी थीं, आंखें लाल थीं और हाथों में लोहे की जंजीरें थीं। वे लैला के बारे में पूछते हैं और चेतावनी देते हैं, वो लड़की हमारी है, उसने जिन्न को आजाद कर दिया है। आसिफ ने कुछ भी नहीं बताया। उसने साफ इनकार कर दिया। अगले दिन वह फिर लैला से मिलने जाता है। इस बार वह सब कुछ उसे बता देता है, रात को आए अजनबियों के बारे में, उनकी धमकियों के बारे में। लैला खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में उदासी उतर आती है। फिर आसिफ संदेह से भरे लहजे में पूछता है, लैला या जैनब, तुम कौन हो? आखिर तुम हो कौन? आसिफ ने कांपती आवाज में पूछा। लैला चुपचाप अपना बाजू आगे करती है। उसके बाजू पर एक जलता हुआ निशान था, जो किसी कुरान की आयत जैसा दिख रहा था। वह बताने लगी, यह निशान मेरे पिता ने तब बनवाया था जब उन्होंने जिन्न को कैद करने की कोशिश की थी। मैं उस जिन्न की चाबी हूँ और तुम्हारी बहन उसकी भूख का शिकार बन गई है। लैला आसिफ को मकबरे के नीचे बने एक तहखाने में ले जाती है। वहाँ एक पुराना कुंड था, जिसके काले पानी के बीचों बीच एक ताबूत तैर रहा था। लैला इशारा करके कहती है, इस ताबूत में मेरे पिता की लाश है। जिन्न ने उस पर कब्जा कर लिया था। अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये पूरा शहर निगल जाएगा। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। आसिफ और लैला मुड़ते हैं। वो 3 अजनबी वहां आ पहुंचे थे। उनमें से एक का चेहरा बिल्कुल लैला के पिता नवाब सलीम जैसा था। डर के मारे वे दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन तभी ताबूत से एक काला धुआं निकलता है, जो सीधा उड़ता हुआ आसिफ की बहन के कमरे तक पहुंच जाता है। वह चीखते हुए उठती है, मैं जैनब हूँ, मुझे आजाद करो।
लैला बताती है कि उसके पिता ने अपने ज्ञान से जिन्न को कैद किया था, लेकिन उसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। जिन्न ने उनकी आत्मा को ताबूत में कैद कर दिया और लैला के शरीर में उनकी बेटी की रूह को डाल दिया। असल जैनब की आत्मा अब आसिफ की बहन के भीतर है। यह सुनकर आसिफ को समझ आता है कि अपनी बहन को बचाने के लिए लैला को जिन्न के साथ एक सौदा करना होगा। वे फिर से मकबरे में लौटते हैं। लैला कुरान की आयतें पढ़ती है। ताबूत धीरे धीरे खुलता है। उसके अंदर से नवाब सलीम की लाश निकलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, जिन्न का साया आसिफ की बहन से निकलकर उस लाश में समा जाता है। अब आसिफ की बहन आजाद थी, लेकिन जिन्न नवाब के शरीर में आ चुका था और पूरे शहर को तबाह करने को आतुर था। लैला आसिफ से कहती है, अब इसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी, क्योंकि तुम ही मेरे असली भाई हो। यह सुनकर आसिफ हैरान रह जाता है। लैला बताती है कि नवाब सलीम ने उसे गोद लिया था, जबकि आसिफ नवाब का असली खून है, उसका वारिस। आसिफ अपने खून से एक आयत लिखता है और उसे जिन्न के सीने पर रख देता है। नवाब का शरीर राख में बदल जाता है और लैला के बाजू का निशान गायब हो जाता है, लेकिन आसिफ की बहन की सांसें लौट आती हैं। लैला अपनी जान देकर उसे बचा लेती है। मरने से पहले वह कहती है, अब तुम नवाब हो, इस शहर को बचाओ। आसिफ की बहन होश में आती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। हर रोज आसिफ लैला की कब्र पर एक गुलाब रखता है। एक दिन उसे वहां एक नकाब पोश लड़की दिखाई देती है। उसके हाथ पर भी जिन्न का वही निशान था।